अबे बोलो। तो आगे बढ़े। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे dq by dt e सिग्मा एरिया t to the power 4 minus ts to the power 4 थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। याद आया? यस सर। ठीक है, ये क्लियर है थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। इसमें हम लोग 3 थ्योरी पढ़े। पहला थ्योरी पढ़े थे किरचॉफ लॉ, ठीक है। दूसरा पढ़े स्टीफेंस लॉ और तीसरा पढ़े थे थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। कोई डाउट है तो बता दो, कोई डाउट हो तो बता दो। क्लियर है? ठीक है। हाँ तो सर। ये जो थ्योरी ऑफ एक्सचेंज होता है ये बड़ा पॉपुलर थ्योरी है अपना, ठीक है। मेन अपने को ये थ्योरी ऑफ एक्सचेंज ही चलता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, ठीक है। बस इसमें ध्यान रखना है, ई जो है इमिसिविटी है, सिग्मा स्टीफेंस कांस्टेंट है, ए सरफेस एरिया जहां से रेडिएशन निकलता है, टी इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड टीएस इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। और ये टेम्परेचर केल्विन में होना जरूरी है। ये दोनों क्या होना चाहिए? केल्विन में। समझ गए? ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। इसके बाद आता है, ठीक है, इसके बाद आता है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। ये स्टीफेंस लॉ और ये सब सारे थ्योरी आने से पहले, कई साल पहले, है ना, ये स्टीफेंस लॉ आने से 400 साल पहले न्यूटन जी ने एक लॉ दिया था, दैट इज नेम्ड एज न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। अब देखो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या है। आज भी न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग जो है बड़ा यूजफुल लॉ है, ठीक है। तो देखो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है, समझ गया? ठीक है, कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मान लो दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका टेम्परेचर T है और सराउंडिंग का टेम्परेचर Ts है, ठीक। इफ T इज ग्रेटर देन Ts तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर ज्यादा है सराउंडिंग टेम्परेचर से तो इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या होगा? कम होने लगेगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। समझ में आया? ठीक है, समझ गए? न्यूटन जी ने बोला कि इस ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर घटने का रेट होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर तो क्या है? कांस्टेंट। और इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है घटने लगेगा, ये ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नीचे जाने लगेगा, एंड दिस माइनस dt by dt इज कॉल्ड रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t माइनस ts, ठीक है। माइनस dt by dt इज कॉल्ड रेट ऑफ कूलिंग। समझ में आ? दैट इज रेट of decrease of टेम्परेचर। समझ में आया? टेम्परेचर ऑफ बॉडी। समझ में आया? किसी भी बॉडी का रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर को हम लोग रेट ऑफ कूलिंग भी बोलते हैं, ठीक। K इज अ कांस्टेंट, ठीक है। K का कोई नाम नहीं है, ठीक है। न्यूटन जी उस जमाने में ये K का वैल्यू बता नहीं पाए, बट उन्होंने बोला कि अगर सब कुछ सिचुएशन सेम है तो K का वैल्यू एक कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। समझ में आया? K का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। T इज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, है ना, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, एंड Ts इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। समझ गए? T is the temperature of body and Ts is the temperature of surrounding, ठीक है। ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है। अब इसमें टेम्परेचर जो है केल्विन में हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड में हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। समझ गए? अरे सही, टेम्परेचर केल्विन में लो या डिग्री सेंटीग्रेड में लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। जानवी समझ में आया क्या? ठीक है। माइनस dt by dt इज कॉल्ड रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग का मतलब होता है रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, सही।
के जो है यहाँ कांस्टेंट है, टी क्या है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी है, टीएस क्या है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है। ठीक है, समझ में आया क्या? अरे बाबा यस सर। Yes. देखो, तो आज भी ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग हम लोग ज्यादा यूज करते हैं एज कंपेयर टू दिस स्टीफेंस लॉ, प्रोज थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अब देखो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग और थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रिलेटेड कैसे है ये अपने को देखना है। ठीक है, कि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग और थ्योरी ऑफ एक्सचेंज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो कैसे जुड़ा हुआ है ये हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, सही। अब देखो, पहले हम थ्योरी ऑफ एक्सचेंज बता दें। हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, अब थ्योरी ऑफ एक्सचेंज देखो क्या बोलता है कि ये हमारे पास एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर अगर T है और सराउंडिंग का टेम्परेचर Ts है, सो dq बाई dt क्या हो जाएगा, इट इज क्या होता है, E सिग्मा एरिया T पावर 4 माइनस Ts पावर 4। ये हम लोग पढ़े थ्योरी ऑफ एक्सचेंज, सही। ठीक है, Yes, sir. बॉडी का टेम्परेचर अगर T है और सराउंडिंग का टेम्परेचर Ts। अब देखो न्यूटन लॉ से क्या होता है, न्यूटन लॉ कैसे कन्वर्ट होता है। दिस थ्योरी ऑफ एक्सचेंज, प्रोपोज थ्योरी ऑफ एक्सचेंज reduces to Newton law if temperature difference between the system and the surrounding is very small or T is approximately Ts, तो फिर न्यूटन लॉ और स्टीफेंस लॉ में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जैसे मान लो ये एक बॉडी है, इसका मास है, इसका स्पेसिफिक हीट है, इसका टेम्परेचर T है और सराउंडिंग का टेम्परेचर Ts। ठीक है, अब थ्योरी ऑफ एक्सचेंज ये वाला थ्योरी को देखें तो ये बोलता है इससे हीट जो निकलेगा dq बाई dt इज E सिग्मा एरिया T टू दी पावर 4 माइनस Ts टू दी पावर 4, और इसका टेम्परेचर अगर dt घटता है तो dq हम बोलेंगे माइनस ms dt, क्योंकि इसका टेम्परेचर जरा सा घटेगा, इससे मान लो dq अमाउंट ऑफ हीट अगर निकलता है तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, जरा सा कम हो जाएगा, और वो हीट जो निकला वो कितना हो जाएगा, माइनस एम एस डी टी। ये सही है। ठीक है, इस dq का वैल्यू यहाँ रख देते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस एम एस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू ई सिग्मा एरिया, और अगर हम इसको लिखे तो इसको लिख सकते हैं, देखो तो टीएस फैक्टराइज कर रहे हैं इसको, टी क्यूब है ना, प्लस टी इंटू टी एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू टी एस प्लस टी एस क्यूब। देखो तो इस चीज को फैक्टराइज करें तो इतना लिख सकते हैं क्या, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो यही आएगा। समझ में आया? ठीक है, ये थ्योरी ऑफ एक्सचेंज हम यहाँ पे लिए थे, और इसको कैलोरीमेट्री और बाकी सबसे मिला करके हम न्यूटन लॉ बनाना चाह रहे हैं। समझ गए क्या? अरे समझ गए क्या? Yes. Yes. हाँ सर। T पावर 4, देखो T पावर 4 माइनस Ts पावर 4, ये इतना होगा T माइनस Ts इंटू टी क्यूब प्लस T इंटू Ts स्क्वायर प्लस T स्क्वायर इंटू Ts प्लस Ts क्यूब। ठीक है, ये इतना होगा, इसको चेक कर लेना तुम लोग, इसको वेरीफाई कर लेना। ठीक है, अब देखो कि इफ T इज अप्रोक्सीमेटली Ts, मतलब सिस्टम का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर में अगर डिफरेंस बहुत कम है, ठीक है, अगर डिफरेंस बहुत कम है तो हम इसको लिख सकते हैं देन माइनस एम एस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू ई सिग्मा एरिया T माइनस Ts, और इसको लिख सकते हैं T और Ts के बीच बहुत कम डिफरेंस है तो इसको बोल सकते हैं Ts क्यूब प्लस Ts क्यूब, ये भी Ts क्यूब हो जाएगा, ये भी Ts क्यूब हो जाएगा, ये भी Ts क्यूब हो जाएगा, और ये भी Ts क्यूब होगा, क्योंकि डिफरेंस बहुत कम है। तो यहां से आ जाएगा माइनस डी टी बाई डी टी इज ई सिग्मा एरिया 4 Ts क्यूब बाई ms इंटू टी माइनस Ts। ठीक है, अब तुम देखो तो ये जो चीज है न्यूटन लॉ में यही k था। ठीक है, k इज ई सिग्मा एरिया 4 Ts क्यूब डिवाइडेड बाई m इंटू s। न्यूटन जी यही बोले थे
कि माइनस dt बाई dt इज k टाइम्स t माइनस ts। समझ में आया क्या? ये न्यूटन लॉ था। और न्यूटन लॉ में जो न्यूटन जी उस जमाने में k का वैल्यू नहीं निकाल पाए थे, ये k का वैल्यू इतना होता, क्योंकि न्यूटन जी के जमाने में इमिसिविटी नहीं डिफाइन था, स्टीफेंस कांस्टेंट नहीं पता था, टेम्परेचर केल्विन में होता है ये भी नहीं पता था, तो इसमें कई सारे टर्म, ये नहीं पता था, ये नहीं पता था, ये नहीं पता था, तो 2-3 टर्म इसमें पता ही नहीं था। समझ में आया? ठीक है। सो ये हमारा k का वैल्यू होता है। समझ में आया रे? तो मेरे ख्याल से ये समझ में आया कि स्टीफेंस लॉ, न्यूटन लॉ कैसे बन गया और कब बन गया। ठीक है, समझ गए? Newton law of cooling is a special case of Stephen's law when the temperature difference between the body and the surrounding is very small। समझ गए? बोलो, अरे कहो रे। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? ठीक है, नहीं सर, आ गया। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग अपने को याद रखना। अब देखो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में क्वेश्चन कैसे करते, जरा हम एक क्वेश्चन पहले तुम्हें करा दें। ठीक है, फिर दूसरा लॉ विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ बताएंगे। ठीक है, अब देखो जैसे ये एक क्वेश्चन लेते हैं, अब इसमें क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है न्यूटन लॉ के बेसिस पे। अब देखो क्या करेंगे, इसमें कैसे सोचें। ठीक है, ए बॉडी कूल इन 7 मिनट फ्रॉम, देखो एक बॉडी है कोई, ठीक है, इसका टेम्परेचर अभी कितना है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सही, और इसका टेम्परेचर घट के कितना हो जाता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, कितने टाइम में 7 मिनट में। सही, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? तो तुम्हें बताना है कि पहले 7 डिग्री में ये 40 हो गया, तो अगले 7 सेकंड में इसका टेम्परेचर क्या रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट 7 सेकंड में इसका टेम्परेचर क्या रहेगा। क्लियर है? अरे सही, तो इसको कैसे सोचना है ये देखो। पहले हम लोग इसको ट्राई करेंगे किससे, स्टीफेंस लॉ से। तो देखो स्टीफेंस लॉ से दिक्कत क्या है, मान लो पहले हम यहाँ से पहला सिचुएशन में हम लोग 60 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 40 डिग्री सेंटीग्रेड का बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे dq बाई dt इज सिग्मा ई एरिया t टू दी पावर 4, तो ये हो जाएगा 273 प्लस 60 पावर 4 माइनस 273 प्लस 40 का पावर 4। अब देखो ये कितना कॉम्प्लेक्स हो गया, इसको कैलकुलेट करना तुम्हारे बस का बात है। अब 273 प्लस 60 का पावर 4 निकाल पाओगे? नहीं सर। नहीं निकाल पाओगे। तुम लोग बोले 2 प्लस 2 कर पाओगे तो भी डाउट हो जाता है। तो इस मेथड से हम सॉल्व नहीं कर सकते, और अगर कर भी लिए तो 2 घंटा लगेगा। सही, अब न्यूटन लॉ से कैसे करते हैं, देखो हमें फाइनल टेम्परेचर निकालना है, तो देखो कैसे सोचना है न्यूटन लॉ से। ठीक है, न्यूटन लॉ का पहला तरीका कि यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं जब 60 से 40 होता है, तो इस ऑब्जेक्ट का किसी समय टेम्परेचर टी है। पहले हम यहाँ से यहाँ तक का सोच रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का बात कर, किसी इंस्टेंट पे इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर टी है, तो इसका रेट ऑफ कूलिंग क्या हो जाएगा, माइनस dt बाई dt इज k इंटू टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कितना है, सही है। अब k हमारा नोन है, इसको लिखेंगे dt बाई t माइनस 10 इज k इंटू dt। सही है भाई, 60 से 40 हो रहा है, तो बीच में कभी टेम्परेचर हम क्या मान लिए, इसका t है। सही, उस इंस्टेंट पे हर समय रेट ऑफ कूलिंग इसका क्या होता रहेगा, बदलता रहेगा। तो किसी टाइम t पे इसका टेम्परेचर अगर t है, तो उस इंस्टेंट पे रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द बॉडी एंड द सराउंडिंग। तो बॉडी का टेम्परेचर t और सराउंडिंग का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। सही है? ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो t बराबर 0 पे टेम्परेचर 60 डिग्री है, आफ्टर 7 मिनट टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री। इसका इंटीग्रेशन पता है तुमको, लॉन ऑफ t माइनस 10। ठीक है, ये हो जाएगा 60 से 40 और ये हो जाएगा माइनस k इंटू 7, माइनस इधर भेज देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अरे इंटीग्रेशन समझ में आया कि बताना है?
हाँ सर याद है। पता है? तो ये हो जाएगा ln 40 माइनस 10 माइनस ln ऑफ 60 माइनस 10 बराबर -7 के। सही? ये हो जाएगा ln ऑफ 30 माइनस ln ऑफ 50 बराबर -7 के। सही है? ये हो जाएगा ln ऑफ 3/5 इज k इंटू 7 और k इज इक्वल टू 1/7। इसको उल्टा कर देते हैं, ln ऑफ 5/3। सही है? अरे सही है? हाँ सर। Yes, sir. log a by b इज माइनस log b by a। ये तुम लोग log का प्रॉपर्टी जानते होगे। ln a by b इज माइनस ln ऑफ b by a। तो ये 3/5 है ना, 0 0 तो कट ही गया, तो log 30 by log 50 इज -7 के। तो माइनस हटाने के लिए हमने ये कर दिया, k निकला। ठीक है? अब देखो, अब हम सेकंड स्टेप में बात करेंगे 40 डिग्री से कहां तक का, T0, मान लो ये T1 तक का। ठीक है? जो टेम्परेचर T1 है ये देखना है। सही? क्लियर है? हाँ सर। अब मान लो 40 से जब T1 जा रहा है तो किसी इंस्टेंट पे इसका टेम्परेचर T है, तो इसका रेट ऑफ कूलिंग क्या हो जाएगा, dt/dt इज के T माइनस ये हो जाएगा 10, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर 10 है। इसको लिख देंगे माइनस dt/dt इज, सॉरी फिर से लिख देते रहे, गलत लिख दिया। यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस dt/dt इज इक्वल टू, ठीक है, dt/t माइनस 10 बराबर माइनस के इंटू dt। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, 0 पे टेम्परेचर कितना है 40 और अगले 7 सेकंड में टेम्परेचर क्या हो जाएगा T1। ये हो जाएगा ln ऑफ t माइनस 10, ठीक है, 40 टू T1 इज -7 के। सही है? अरे सही? तो ये हो जाएगा ln ऑफ T1 माइनस 10 माइनस ln ऑफ 40 माइनस 10 बराबर -7 के। ये हो जाएगा। सही? माइनस को इधर भेज देते तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ये हो जाएगा ln ऑफ 30 माइनस ln ऑफ T1 माइनस 10 इज इक्वल टू 7 के। सही है? और इस k का वैल्यू यहाँ रख दो। ठीक है? ये k का वैल्यू यहाँ रख देते हैं। बोलो, ln ऑफ 30 बाई T1 माइनस 10 बराबर 7, k का मतलब 1/7 ln ऑफ 5/3। देखो तो k का वैल्यू यही है ना, 7 क्या हुआ, कट गया। ठीक है? एंटी लॉग ले लें तो क्या हो जाएगा 30, एंटी लॉग लेंगे तो इधर का ln हट जाएगा, T1 माइनस 10 बराबर 5/3। सही है? और यहां से T1 का वैल्यू निकल जाएगा, जरा निकाल दो कितना था आंसर, करके देखो। ये लॉजिक समझा क्या तुम्हें? अरे न्यूटन लॉ समझा क्या? पहले इसको सॉल्व कर दो, जरा जोड़ दो, बता दो T1, तो हम एक शॉर्टकट बताएंगे जिससे न्यूटन लॉ का क्वेश्चन करना होता है। सर 28। saying T1 is 28 डिग्री सेंटीग्रेड। एग्जैक्ट 28 आता है या थोड़ा आगे पीछे कुछ? एग्जैक्ट 28। एग्जैक्ट आ रहा है? हाँ सर। चलो ठीक है। अब देखो, इसी क्वेश्चन को जब हमें करना होगा तो हम लॉग वॉग इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे, इसमें लॉग भी लगा, इंटीग्रेशन भी लगा, हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है? यहाँ तक ये तुम्हें समझ में आ गया क्या प्रोसेस है, लिख लिए हो? यस सर। ठीक है रे। अब देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है? हम लोग इसको सॉल्व करेंगे यस सर। शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करेंगे। शॉर्टकट तरीका क्या होता है, ये सब पहले गायब कर दें। ठीक है? 1 मिनट लगेगा, जरा हम मिटा लें फिर समझाते हैं। ठीक है? शॉर्टकट तरीका में क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ कूलिंग का हम लोग बात करते हैं, क्योंकि रेट ऑफ कूलिंग न्यूटन लॉस, देखो स्टीफेंस लॉ से अगर ये क्वेश्चन करना हुआ तो करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 273 प्लस 60 का पावर 4 निकालते निकालते तुम 2 दिन लगा दोगे, उतने में पूरा पेपर खत्म हो जाएगा। समझ में आया? कभी भी क्वेश्चन जब तक मेंशन ना हो तब तक स्टीफेंस लॉ से या थ्योरी ऑफ एक्सचेंज से नहीं करना है,
करना किससे है? न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से, सही। और न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से भी ये जो तरीका भी हम तुमको बताए, इस तरीके से नहीं करना है, दूसरे तरीके से करना है जो अभी हम तुमको बता रहे हैं। देखो कैसे करोगे, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से जब हमें ये करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि, ठीक है, देखो, ठीक है, इसको अब ऐसे सोचेंगे, ठीक है। पहले 10 से लेकर के 60 से लेके 40 तक, तो इसको लिख देते हैं माइनस, ठीक है। ये dt कितना हो जाएगा? फाइनल टेम्परेचर 40 माइनस 60 बाय टाइम कितना? 7। इसकी अब 40 और 60 है, इसका एवरेज ले लेंगे, ठीक है। तो एवरेज क्या हो जाएगा 40 और 60 का? 50 माइनस 10, सही है। ये समझा क्या? डेल्टा टी मतलब टोटल चेंज इन टेम्परेचर, मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, और dt का मतलब टोटल टाइम, 40 से 60, 60 से 40 तक का बात करें, इज इक्वल टू के। अब 40 टेम्परेचर ले कि 60 ले, तो यहाँ पे टेम्परेचर हम लोग ले लेते हैं क्या? एवरेज, 40 और 60 का एवरेज 50 माइनस टी, सही। अरे सही रे। हाँ सर। अब सेकंड स्टेप में 40 से T1 हुआ, इसका बात करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा माइनस फाइनल टेम्परेचर T1 माइनस 40 बाई टाइम 7 इज इक्वल टू के एवरेज, इसका एवरेज हो जाएगा T1 प्लस 40 बाई 2 माइनस 10। ये हमारा पहला इक्वेशन है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। पहले इक्वेशन से के का वैल्यू मिल जाएगा, और के का वैल्यू यहाँ इसका सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो तुम्हें T1 मिल जाएगा। और देखो T1 कितना आता है, क्या 28 ही आता है, और नियर अबाउट 28 आता है, करके देखो जरा। इसमें ना तुमको कोई इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ना तुमको कोई लॉग लेने का जरूरत है, 1 मिनट में सॉल्व हो जाता है। समझ में आया? जरा करके देखो। पहला इक्वेशन हमारा ये रहा, और दूसरा इक्वेशन हमारा ये रहा। ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। यहाँ से के का वैल्यू निकालो और यहाँ रख दो और सॉल्व करो T1, देखो क्या आता है। करीब करीब उतना ही आंसर आना चाहिए। समझ गए? अरे आवाज सुनाई दे रहा है? चुपचाप बैठे हो तुम लोग? हाँ सर। बोलो बोलो। पहले इक्वेशन से T1 का वैल्यू, के का वैल्यू निकालना है, और दूसरे इक्वेशन में के का वैल्यू रख के सॉल्व करना है। 28 आ रहा है रे। T1 जानवी बोल रहे 28 आ रहा है, तुम लोग का कितना रे? अरे यही है। हाँ सर। समझ में आ गया? मतलब हम लोग जब न्यूटन क्वेश्चन करना होगा तो डायरेक्ट ये तरीका ही यूज करेंगे। इसमें ना तुमको इंटीग्रेट करना होता है, ना कहीं कुछ लॉग वॉग का झंझट होता है। क्लियर है? समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है। पहले तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, ये सेकंड वाला तरीका हम लोग यूज करते हैं। किसी को डाउट है? अब इसके बाद अरे बोलो रे, एक क्वेश्चन और तुम्हें करके बताइए। सभी का हो गया? ये अमन, सैलो, ईसा, श्रुति, बोलो इसी का सॉल्व हुआ? हाँ सर, हो गया। यही है? हाँ सर। वेरी गुड। देखो तो ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, ये तुम लोग जरा करो, ठीक है, सही। देखो क्वेश्चन क्या है, सुनो जरा। क्वेश्चन को हम मॉडिफाई कर रहे हैं। The temperature of the surrounding is 25 degree centigrade. A body take 5 minutes to cool from 45 to 40 degree centigrade. Find the temperature. ये भूल जाओ, find, ठीक है, ये भूल जाओ। Find the time, ठीक है, find the time, ठीक है, when temperature, ठीक है, falls from, ठीक है, सही, falls from 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू, ठीक है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। देखो पहले 5 मिनट में टेम्परेचर कितना गिरा? 45 से 40। तुम्हें बताना फाइंड द टाइम व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी फॉल्स फ्रॉम 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर सेम कंडीशन। क्लियर है क्वेश्चन? अरे न्यूटन लॉ का क्वेश्चन है, समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब क्वेश्चन सुन लो। एक बॉडी है जिसका कि सराउंडिंग में टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड।
ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे और बॉडी जो है 45 पे, तो 5 मिनट में ठंडा होके 40 हो जाता। तो तुम्हें बताना है कि 40 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होने में कितना टाइम लगेगा। फाइंड द टाइम, ठीक है, व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स फ्रॉम 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कहने का मतलब समझ गए हो ना क्वेश्चन? अरे समझ गए? अरे यस सर। बताओ जरा, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से सॉल्व करना है, ठीक है। स्टीफेंस लॉ से तो क्वेश्चन करना ही नहीं, ठीक है, उससे अच्छा क्वेश्चन छोड़ दो। 17.5 मिनट जानवी बोल रही है, और कोई? जानवी ने एक आंसर दिया है, ये एक आंसर बोल रही है, जानवी बोल रही है टी इज 7.5 मिनट। और कोई? अरे बड़ा इजी है रे, अभी तो तरीका बताओ, वैसे ही सोचना थोड़ा इजी हो जाएगा। बोलो, और बंद हो जाए तो लौट आना। चलो हम बताते हैं, सुनो, देखो, ठीक है, हम बताएं। रिजो बताएं, रिजो सो गए का? तो मेरा भी यही आ रहा है। हाँ देखो, हम बताते हैं, सुनो। क्या होगा कि ये एक बॉडी है, पहला हम लोग 45 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक का बात करते हैं। संभवी भी यही बोल रही है। देखो, तो क्या होता है कि टेम्परेचर जो है माइनस dt बाई dt इज इक्वल टू टी माइनस टीएस। तो हम यहाँ लिख देंगे फाइनल टेम्परेचर 40 माइनस 45 बाई टी कितना है, 5 मिनट, इज इक्वल टू के एवरेज कितना हो जाएगा, 45 प्लस 40 बाई 2 माइनस टीएस 25। देखो तो सही है पहला इक्वेशन। और दूसरा जो हो गया, ठीक है, कि 40 से लेके 30 तक, मान लेते कितने देर में, टी टाइम में, तो ये हो जाएगा 30 से लेके 40 तक टी टाइम में, एंड दैट इज इक्वल टू के एवरेज टेम्परेचर इज 40 प्लस 30 बाई 2 माइनस 25। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। बस यही करना, इससे के का वैल्यू निकालना, यार चिपका देना है तो टी निकल जाएगा, या दोनों को डिवाइड कर दो, सही। सो टी का वैल्यू बता दो कितना आता है। ये 2 लाइन का क्वेश्चन होता है न्यूटन लॉ का। न्यूटन लॉ में क्वेश्चन हम लोग इस तरह से करते हैं, और ज्यादातर क्वेश्चन न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से ही करते हैं, सही। देखो तो समझ में आया क्या? जानवी और सांभवी यही बोल रही है 17.5 मिनट। तुम लोग का क्या है? 17.5 ही आ रहा है। ये गलत बोल रही है रे, यही बोल रही है, चेक करो रे सभी लोग। 17.5 बोल रही है। समझ में आ गया क्या? ये 20 मिनट गलत बोल रही है, पता नहीं किसका आंसर था रे, ये ईसा तुम्हारा था। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, सॉल्व करके टी का वैल्यू निकालना। 2 आंसर आ गया, 17.5 और 20। बाकी लोग मुंह बंद करके बैठे रहते हैं, तो 2 दिन तक करते रहना रे। अरे 2 इक्वेशन सॉल्व करना है और टी का वैल्यू निकालना, पता नहीं क्या कर रहे हो। सर आप आंसर बता दीजिए, मेरा 20 आ रहा है। आंसर तो हमको निकालना पड़ेगा, हम तो डाटा तुम्हारे सामने रखे, देखते हैं आंसर कितना है। अब तो क्वेश्चन ही अलग हो गया, ठीक है। देखो पहला इक्वेशन, -5/5 सही है, ये इज इक्वल टू के, ये 45 और इसका डिवाइडेड बाई 2, 85/2 कितना होता है, 42.5। 42.5 में से 25 घटा दिए, कितना बचा, 17.5। 17.5 सही। तो k का वैल्यू हो गया 1/17.5। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अब सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस 10/t इज इक्वल टू के 1/17.5 इंटू, ये कितना हो जाएगा, 40 और 30 का एवरेज 35/2। 35, 40 और 30, 70/2, 35 में से 25 गया, ठीक है। तो 35 में से 25 गया, कितना बचा रहे, 10/17.5। ये 10 और 10 कट गया, तो टी 17.5 मिनट में आया। बोलो, दिस इज द आंसर। इतना छोटा सा कैलकुलेशन में तुम लोग बाप बाप सीखने लगते हो।
इतना आसान था, बताओ सही है? हाँ सर। ठीक है, तो न्यूटन लॉ से क्वेश्चन करना कैसे ये तुम्हें बताया। दूसरा क्वेश्चन है दैट इज कॉल्ड, है ना, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। एक आखिरी लॉ है, इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, देखो किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं तो इससे क्या होता है, रेडिएशन निकलता है। समझ में आया? ठीक है, इससे रेडिएशन निकलता है। ठीक है, समझ में आया? तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलता है लैम्डा मैक्स इनटू टेम्परेचर ऑफ द बॉडी दैट इज कांस्टेंट। समझ में आया? अब ये देखो क्या है, समझ में आया? ये विंस लॉ है, WEINS, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, WEINS, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। समझ में आया? अब ये होता क्या है, जैसे मान लो कि लोहा है, लोहे को तुम गर्म करो तो क्या होगा, लाल दिखने लगेगा। ठीक है, समझ में आया? तो लाल दिखने लगा, मान लो ये लोहा है, ये तुमको रेड दिख रहा, तो रेड दिख रहा है तो तुम क्या करोगे, ये लैम्डा ऑफ रेड इनटू टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अब रेड कलर का वेवलेंथ अपने को पता होता है 7000 एंगस्ट्रॉम होता है, तो लैम्डा अगर पता है, टेम्परेचर अगर हम निकालना चाहते तो कांस्टेंट का वैल्यू पता हो तो निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है। ठीक है, समझ में आया? कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका कलर दिख रहा है उस कलर का वेवलेंथ यहाँ रख देंगे, इनटू टी इज कांस्टेंट। समझ में आया? अब अगर अगर तुम ये लेमडा का वैल्यू माइक्रोमीटर में लेते हो, ठीक है, और टेम्परेचर अगर केल्विन में लेते हो तो कांस्टेंट का वैल्यू 28900 माइक्रोमीटर केल्विन होता है। समझ में आया? ये देखो, ठीक है, अगर लेमडा हम माइक्रोमीटर में लेते हैं और टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं तो कांस्टेंट का वैल्यू 28900 माइक्रोमीटर केल्विन होता है। तो सी का वैल्यू जो है तुमको दिया रहेगा क्वेश्चन, ये जो सी है ना, इसको बोलते हैं विंस कांस्टेंट। समझ में आया? ये विंस कांस्टेंट का वैल्यू तुम्हें दिया रहता है। ठीक है, अब देखो विंस कांस्टेंट का वैल्यू माइक्रोमीटर केल्विन में दिया हो, मतलब लेमडा को माइक्रोमीटर में लेना और टेम्परेचर को केल्विन में। अगर ये विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ मीटर और केल्विन दिया हुआ है, मतलब लेमडा को मीटर में लेना है और टेम्परेचर को केल्विन में लेना है। समझ में आया? ठीक है, सही? यस सर। ठीक है, अब ये कहाँ काम आता है, मान लो एक फर्नेस है और फर्नेस से ब्लू कलर का रेडिएशन आ रहा है। अब ये ब्लू कलर का दिख रहा है, अब उस फर्नेस में कोई थर्मोमीटर डालोगे तो क्या होगा, पिघल जाएगा। लेकिन लेमडा ऑफ ब्लू हमें पता होता है, ब्लू का यहाँ वेवलेंथ पता होता है और कांस्टेंट हमें पता है, तो टेम्परेचर निकल जाएगा फर्नेस का। समझ में आया? तो ये वहां पे काम आता है जहां पे कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करता है। जैसे मान लो किसी स्टार का टेम्परेचर निकालना, अब स्टार का कलर से हम टेम्परेचर बता सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, कि मान लो कोई एक स्टार वायलेट टाइप का दिख रहा है तो लेमडा वायलेट हमें पता, ठीक है, इनटू टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो स्टार का टेम्परेचर निकल जाएगा। समझ में आ? सो टेम्परेचर ऑफ स्टार इज कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लेमडा ऑफ दैट कलर। लेमडा मैक्सिमम मतलब होता है वो रेडिएशन जिसका संख्या सबसे ज्यादा है, जो ऑब्जेक्ट का कलर को डिफाइन करता है। समझ में आया? ये विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ जहां पर कोई दूसरा टेक्निक काम नहीं आता, जैसे फर्नेस का टेम्परेचर निकालना हो, वेल्डिंग करते तो उसका टेम्परेचर निकालना हो, ठीक है, स्टार्स का टेम्परेचर पता करना हो कि अप्रोक्सीमेटली क्या टेम्परेचर होगा। अब मान लो किसी स्टार का टेम्परेचर 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, अब कोई थर्मोमीटर लेके तारे का टेम्परेचर थोड़ी ना नापने जाएगा। समझ में आया? तो ये वहां पे काम करता है जहां से रेडिएशन निकल रहा हो, ठीक है, और हम उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली बता सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, यस सर। इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे लेमडा क्या होता है, कम होता है। जैसे रेड कलर दिख रहा है तो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, और अगर ये और गर्म करोगे तो ये येलो दिखने लगेगा, तो येलो का वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा। जैसे जैसे इसका टेम्परेचर हम ऑब्जेक्ट का बढ़ाएंगे वैसे वैसे वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन क्या होगा, कम होता चला जाएगा। समझ में आया? ठीक है, अब इसको डिस्प्लेसमेंट लॉ इसलिए बोलते हैं
कि जैसे मान लो ये हमारा टेम्परेचर एक ऑब्जेक्ट का इंटेंसिटी है और ये वेवलेंथ है, तो एक टेम्परेचर पे इस तरह का ग्राफ बन रहा है, इस रेडिएशन का संख्या सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो ये टेम्परेचर T1 है। अब मान लो एक दूसरा कोई ग्राफ ऐसा आया, एक स्टार 1 है और ये स्टार 2 है, इसका लेमड़ा मैक्स क्या है, लेमड़ा 2 ये है, इसका टेम्परेचर T2। अब देखो लेमड़ा 2 क्या है, इसके मैक्सिमम रेडिएशन का वेवलेंथ क्या है, कम। इंटेंसिटी मतलब होता है कलर, ठीक है, अगर इसके मैक्सिमम कलर का इंटेंसिटी समझ गया, जिस कलर का तुमको ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो सबसे ज्यादा कलर जो निकलेगा वही कलर दिखाई देगा, तो सबसे ज्यादा ये निकल रहा है और ये निकल रहा है, लेमड़ा 1 का निकल रहा। अब अगर लेमड़ा 1 जाता है तो इसका मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि T1, ठीक है, इज लेस देन T2, क्योंकि लेमड़ा 2 कम है इसीलिए T2 ज्यादा होगा, क्योंकि हमने पढ़ा लेमड़ा इंटू टी इज कांस्टेंट, तो लेमड़ा अगर ज्यादा है तो टेम्परेचर क्या होगा, कम, तो लेमड़ा 1 क्योंकि ज्यादा है इसीलिए T1 कम है। समझ में आ, मतलब ये मान लो ये स्टार 1 2 है और ये स्टार 1 है, ठीक है, दो तारों का ये इंटेंसिटी और वेवलेंथ का ग्राफ है, तो हम बता सकते हैं कि स्टार 2 जो है वो ज्यादा गर्म होगा एज कंपेयर टू स्टार 1। समझ में आया, ये विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ दो ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को कंपेयर करने के काम आता है, जहां और कोई तरीका यूज नहीं हो सकता। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो ये हो गया हमारा रेडिएशन का सारा कहानी। अब तुम्हारे पास एससी वर्मा है, पैकेज है, ठीक है, कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन का, कन्वेक्शन का तो क्वेश्चन होगा नहीं, कंडक्शन और रेडिएशन का क्वेश्चन तुम्हें कंप्लीट करना है, ठीक है। अब कल से हम लोग, परसों से, नेक्स्ट मंडे से शुरू करेंगे थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। हमने तुम्हें कैलोरीमेट्री पढ़ा दिया, लीनियर एक्सपेंशन पढ़ा दिया, हीट कंडक्शन पढ़ा दिया, रेडिएशन पढ़ा दिया, 4 चीज हम लोग इसमें 5 चीज कंप्लीट कर चुके हैं, सही, ठीक है। अब अपने को 2 चीज और पढ़ना है, ठीक है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। समझ गए? अब तुम लोग बता, यस सर। कोई डाउट है तो बता दो, मंडे को पढ़ेंगे नया चीज। इसमें अब तुमको कंप्लीट करना है रेडिएशन का क्वेश्चन, एससी वर्मा कंप्लीट करना है, कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन, एससी वर्मा सभी के पास है? अरे है ना? तो पीडीएफ है। हाँ ठीक है, तो पीडीएफ ही ना में रहेगा, ठीक है, तो उसका क्वेश्चन सब कर लेना, क्लियर। वॉल्यूम 1 में है, उसको कर लेना, जो डाउट हो मंडे को बताना। कंडक्शन हीट ट्रांसफर का चैप्टर भी अपना खत्म हो गया, यही 5 नियम था, समझ गए, क्लियर है? चलो, किसी को कुछ बोलना है, पूछना है कहीं से तो बता दे, और नहीं तो भाग लो, धीरे धीरे करके बोलो।